बच्चों, सुप्रभात। आलो आधार जो कि अंधेरे से उजाले की ओर एक रास्ता इंगित करती है, अंधेरे से उजाले के ओर प्रस्थान की कहानी है बेबी की। ये कहानी वस्तुतः हर उस संघर्ष करने वाले युवा की कहानी है जो अपने महत्वाकांक्षी सपनों को बुनने की प्रक्रिया से गुजरता है। ये अलग बात है कि बहुतों के ये सपने नहीं पूरे हो पाते और बहुतों के सपनों से बढ़कर भी मिल जाता है। तो बेबी हालदार उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक है जिसको सपनों से भी बढ़कर मिलता है। लेकिन जो संघर्ष की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरना तो सबको पड़ता है। बिना उस प्रक्रिया से गुजरे, बिना कर्म किए कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। आप चाहे जितने बड़े खानदान में पैदा हो जाइए, चाहे जितनी उपलब्धियों से युक्त आपको सारी चीजें मिल जाएं, लेकिन जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक समाज में, लोगों के मनों में, दिलों में आपका वह स्थान नहीं होगा जो कर्म करने के फलस्वरूप होता है। तो बेबी हालदार की यह कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। वह अब उस प्रक्रिया से होकर गुजर रही है जिसमें उसकी जो फाइनल, कहते हैं ना कि एक उसकी उपलब्धियों का एक जो फाइनल चैप्टर है, फाइनल एक दृश्य है, वो लगभग क्लियर होता जा रहा है, वो स्पष्ट होता जा रहा है कि उसकी जिंदगी का असल मकसद क्या है, जो कि अपनी चिट्ठी के माध्यम से तातुश के बंधु मित्र ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि संभवतः इस धरती पर तुम लिखने के लिए ही आई हो। तातुश भी हमेशा कहते ही रहते हैं, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि आखिर मेरी लिखावट में ऐसा क्या है कि ये लोग प्रशंसा करते हैं इतनी। तो तातुश कहते हैं कि तुम इन सब चीजों के बारे में माथा पच्ची ना करो, समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि तुम वास्तव में क्या हो। तो यहीं पर बात आके खत्म हो गई थी कि तातुश कहते हैं बस लिखो और पढ़ो, उसी से सब कुछ अपने आप तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। अब आइए आगे कि आगे कहानी की ओर बढ़ते हैं। तातुश की बात मैं अनसुनी न करती तो क्या करती, जैसे मुझे घर में करने को कुछ था ही नहीं। घर में अर्जुन दा, रमण दा और सुखदीप दा तो थे ही, उनके बंधु समित दा, रजत दा, राहुल दा का भी आना जाना लगा रहता था। वे सब भी तो मुझे चाहते थे और मेरे साथ तातुश जैसा ही व्यवहार करते थे। ऐसे में मैं उन्हें खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़ किताब कापी लेकर कैसे बैठ सकती थी। कुल मिलाकर तातुश ने तो कह दिया कि तुम केवल पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, लेकिन बेबी सोचती है कि मैं सारा काम काज छोड़कर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि घर में जितने लोग हैं वो सब भी इतने अच्छे हैं। उनके खिलाने पिलाने की, घर की साफ सफाई की व्यवस्था सब उसकी जिम्मेदारी है। वो अपनी मूल जिम्मेदारी को छोड़कर, जिसकी वजह से इस घर में उसे स्थान मिला है, उसे इज्जत मिली है, उसे अपनों का प्यार मिला है,
कैसे अपने उन मूल जिम्मेदारियों को छोड़कर वह लिखने पढ़ने में लग जाए। तो इसीलिए वो कहती है कि मैं घर के काम से जो फुर्सत का समय मिल सकता है केवल उसी में वो लिख पढ़ सकती थी। तातुस कुछ भी कहें, मुझे अपनी मूल जिम्मेदारी, मूल कर्तव्य को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और ऐसा ही एक घटना घट गई। वो आगे कहती है, एक दिन भूल से तातुस की बात मान दिन ही में उनसे अपने लिखने पढ़ने की बातें करने में लग गई। तो एक कांड घट गया। रमणदा उस दिन काम पर से लौटा तो उसे भूख लगी हुई थी। जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोकर वह खाने बैठ गया। खाने की प्लेट में कोई गंदगी न पड़ जाए या मक्खी वक्खी न बैठ जाए, इसलिए उसने उसे पलटा कर रख दिया, उलट कर रख दिया। भूख के मारे रमणदा ने इसका ख्याल नहीं किया और सब सब्जियां उस पर ले ली। मतलब कि भूख के मारे उसका बुरा हाल था, और चूंकि बेबी तातुस के साथ बैठकर लिखाई पढ़ाई की बात कर रही थी, इसलिए रमण ने उसे डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा और खुद किचन में जाकर खाना निकालने लगा। तो प्लेट को उसने उल्टा इसलिए रख दिया कि उस पे मक्खी न बैठ जाए, और उस उल्टी प्लेट पर ही उसने सारी सब्जियां ले ली। उन सब्जियों में से एक गाढ़ी तरी वाली सब्जी थी। उसने जैसे ही रोटी लेकर खाना शुरू किया तो देखा कि तरी प्लेट से नीचे गिरी जा रही है। मतलब एक रसदार सब्जी थी, उल्टी प्लेट पर अगर रसदार सब्जी लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सारी सब्जी जो है जमीन पे गिर जाएगी। तो वही हुआ। तो सारी सब्जी नीचे गिरी जा रही थी। वह खाना छोड़ अवाक हो उसे देखने लगा। मतलब तब भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसने उल्टी प्लेट पर सब्जी ले ली है। कुछ क्षण बाद उसकी समझ में आया कि वह उल्टी प्लेट में खाना खा रहा है। वह वहीं बैठा न जाने क्या सोचकर खूब हंसने लगा। मैंने तातुस से पूछा, रमणदा किसके साथ बातें कर हंस रहा है? तातुस बोले, और कौन है वहां? मैंने कहा, और तो कोई नहीं है उस कमरे में। और इतना कहकर मैं वहां चली गई और देखा कि रमणदा हंसे ही जा रहा है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ रमणदा? वह कुछ न कह बस हंसता ही रहा। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ बताओ तो सही। वह हंसते हंसते बोला, बेबी देखो मैं कैसे खा रहा हूँ। मैंने देखा तो हंसी के मारे मेरा भी बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते ही आकर मैंने तातुस को बताया कि जोर से भूख लगी होने से रमणदा ने बिना अपनी प्लेट को सीधी किए उल्टी प्लेट में ही खाना ले लिया। वह भी सुनकर हंसने लगे। वह हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे। उनकी हंसी उनकी अपनी ही तरह की थी। धीरे धीरे उन लोगों का हंसना बंद हो गया, लेकिन मेरी हंसी थम नहीं रही थी। यह देखकर तातुश बोले, बेबी तुम क्या हंसती ही जाओगी? खाली हंसने से ही सब हो जाएगा। मेरे बंधु की चिट्ठी कितने दिनों से आकर पड़ी हुई है, उसका जवाब तुम्हें नहीं देना होगा क्या? मैंने कहा, चिट्ठी? यह चिट्ठी उट्ठी लिखना मुझसे नहीं होगा। तातुस बोले, क्यों नहीं होगा? तुमसे नहीं बने वैसे ही, तुमसे जैसे बने वैसे ही लिखो। लिखते लिखते ही सब ठीक हो जाएगा। तो एक दिन खाना न देने की वजह से देखिए क्या हाल हो गया। अब इसके बावजूद इन सब बातों को नजरअंदाज करके तातुस उससे केवल उसके लिखने और पढ़ने की ही बात करते, और उन्होंने उसे टोका भी कि जो मेरे बंधु की चिट्ठी आई थी उन्होंने याद दिलाया कि अभी तुमने उसका जवाब नहीं दिया। तो बेबी झुझलाकर बोली कि मुझे अब चिट्ठी वगैरह नहीं लिखना है और मुझे लिखना भी नहीं आएगा। मतलब कुल मिलाकर उसने अपनी मूल जिम्मेदारियों को उपेक्षा करके लिखाई पढ़ाई की बात को उसने नजरअंदाज करना शुरू किया। लेकिन तातुस बोले कि नहीं, तुम्हें यह तो करना ही होगा, क्योंकि यह तुम्हारे अस्तित्व का सवाल है। तुम्हें जैसे आए
जैसे भी भाव हो, जैसे भी तुम्हें शब्द मिले, वैसे ही तुमको चिट्ठी तो लिखनी पड़ेगी, उनका जवाब देना ही पड़ेगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक गुरु की भूमिका में है वो। उन्हें ये नहीं पता, उन्हें ये नहीं एहसास है कि बेबी की उस घर में मूल अस्तित्व क्या था। वह इस घर में एक काम वाली की हैसियत से आई थी, लेकिन चूंकि तातुस ने उसे बेटी का दर्जा दिया, उसे बेटी की तरह प्यार दिया, और जब उन्होंने उसके लिखने के इस अद्भुत कला को देखा, तो उस कहते हैं कि उस काम वाली जो नौकरानी का जो एक करेक्टर था, उस करेक्टर को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। वह उनके लिए अब कोई मायने नहीं रखता है। यहां मालिक के अस्तित्व को उन्होंने त्याग दिया बेबी के सामने। वह केवल एक गुरु और पिता की भूमिका में ही अब रह गए। जिसमें गुरु की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण अब उनके लिए थी। इसीलिए उन्होंने दबाव दिया, जोर दिया, प्रोत्साहन दिया, वो सब कुछ किया जो एक गुरु अपने शिष्य के उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए, विकास के लिए वो कर सकता है। अपनी भी सुविधाओं का उन्होंने अब ख्याल नहीं रखा, घर की भी सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा, और एक गुरु जिस प्रकार से हर त्याग करके अपने शिष्य की उन्नति के बारे में सोचता है, करता है, वही काम तातुस ने बेबी के लिए करना शुरू किया है। तो जब जिसको एक हीरा जैसा शिष्य, एक उसको अगर एक सदगुरु मिल जाए, उसको एक योग्य गुरु मिल जाए, तो उसको उसके मुकाम से पहुंचने से कौन रोक सकता है। यही कुछ बेबी हालदार के साथ भी हुआ। वह अपने मूल कर्तव्य को छोड़कर लिखाई पढ़ाई से जितना ही उपेक्षा करती, तातुस उसके पीछे पड़कर उसको लिखने पढ़ने के लिए उतना ही प्रेरित भी करते और मजबूर भी करते। तो इस तरह से दोनों बेबी की जिंदगी एक कसमकस से गुजर रही थी। मैं सोच में पड़ गई, कभी किसी को चिट्ठी विट्ठी लिखी नहीं, यदि लिखे भी तो बस जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत्र। कुछ समझ में नहीं आता कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, कितना गलत लिखूंगी, कितना सही, इसका भी तो कोई ठिकाना नहीं। मैंने तातुस से पूछा, मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी? तातुस बोले, यह तुम ही सोच कर देखो, बस इतना ध्यान रखना कि वह मुझसे 1 वर्ष बड़े हैं। मैंने कहा, मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। जेठू का मतलब होता है पिता के बड़े भाई, जो अपने यहाँ हम लोग ताऊ कहते हैं जिसे, उसे बंगाली भाषा में उन्हें उनको जेठू कहा जाता है। पिता के बड़े भाई को जो हम लोग ताऊ कहते हैं। तो बेबी ने कहा, मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी, अर्थात ताऊ बोलकर लिखूंगी। तातुस बोले, तुम्हारी जैसी मर्जी। मैंने जेठू बोलकर ही अपनी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने का सिर पैर मैं जानती नहीं थी, फिर भी जैसे बन पड़ा, उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा, प्रिय बेबी, तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली थी। क्या लिखूं सोचते सोचते इतनी देर हो गई। 4-5 दिन हुए मैं यहाँ के किताबों के बाजार गया था। वहां बांग्ला किताबें देखकर इच्छा हुई थी कि सारा बाजार उठाकर तुम्हारे पास भेज दूं। लोग वहां मछली की तरह किताबें खरीद रहे थे और मैं अवाक हो देख रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया, यह जानकर खुशी हुई। तुमने यह बिल्कुल ठीक लिखा है कि तुम्हारी रचना को लेकर तुम्हारे तातुस और मैं बहुत चिंतित हैं। चिंता का कारण यह है कि तुम्हारी किताब कैसे छपे। आशापूर्णा देवी का पाखिर खाचार पाखी कैसा लग रहा है। तुम्हें तातुस ने जरूर बताया होगा कि आशापूर्णा देवी घर के सारे काम काज निपटाकर उस समय चोरी चोरी लिखती थी जब सब लोग सो जाते थे। उन्होंने केवल बांग्ला ही पढ़ी थी और घर से बाहर भी वह बहुत कम निकली थी।
मैं और तातुश दोनों ही आशा पूर्णा देवी की लिखने पढ़ने की दुनिया के काफी खबर रखते हैं, जबकि हम में उनकी कानी उंगली बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं है। तुम दूसरी आशा पूर्णा देवी बन सकती हो। यह बात मेरे मन में बार बार आती है। तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा। मेरा प्यार लो, तुम्हारा जेठू। अब इस चिट्ठी में, जो कि पहले बेबी ने जो चिट्ठी जेठू को लिखकर भेजी, उसके जवाब में वहां से जो पत्र आया जेठू का, उस पत्र में बेबी का जो मुकाम था वो लगभग उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने इसमें इस बात की चिंता की कि जिस रफ्तार से तुम्हें लिखना चाहिए उस रफ्तार से तुम लिख नहीं रही हो। वो कहते हैं कि जेठू और हमें तुम्हारे लिखने पढ़ने की हमेशा चिंता लगी रहती है। ईश्वर ने जो तुम्हें काबिलियत दी है, ईश्वर ने जो तुम्हें अद्भुत वरदान दिया है, उस वरदान का लाभ पूरे समाज को मिलना चाहिए, जन जन को मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग चिंतित रहते हैं, उन्होंने कहा पत्र में। और उन्होंने बांग्ला साहित्य की एक बहुत बड़ी साहित्यकार आशा पूर्णा देवी की चर्चा की। उन्होंने कहा कि आशा पूर्णा देवी, उन्होंने किताबें भी भेजी थी आशा पूर्णा देवी की कुछ साहित्यिक, और उसके बारे में पूछा कि तुम्हें वो किताबें कैसी लगी। और आशा पूर्णा देवी के जीवन संघर्ष की, साहित्यिक संघर्ष की उन्होंने बात की कि उनके घर में जहां उनका विवाह हुआ था, उनके घर के लोग साहित्य लेखन और लिखने पढ़ने के इतने खिलाफ थे कि घर का सारा काम काज निपटाकर वो चोरी चोरी लिखती थी। जब एक महिला पूरे घर से छिपाकर लोगों की नजरों से ओझल होकर इतनी बड़ी साहित्यकार बन सकती है, तो तुम्हारे अंदर वो ईश्वर का दिया हुआ वरदान भी है, और तातुश जैसे गुरु भी तुम्हारे पास है। तुम क्या नहीं कर सकती हो। निश्चित रूप से तुम्हारा संघर्ष आशा पूर्णा देवी की तरह है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उस संघर्ष की प्रक्रिया से तुम निकल चुकी हो और तुम दूसरी आशा पूर्णा देवी बन सकती हो। अगर आप जिस चीज का सपना देख रहे हैं, जो चीज आप कल्पना में महसूस करते हैं, अगर उस कल्पना के चोटी पर बैठे हुए व्यक्ति से आपकी तुलना की जाए, उस क्षेत्र के सबसे सफलतम इंसान से आपकी तुलना की जाए कि आप भी वैसे ही हो सकते हो, तो आपका आत्मविश्वास कितना ऊंचा हो जाएगा। आप अपने अंदर कितनी आत्माभिमान और आत्मविश्वास महसूस करोगे। आपकी सारी जो ऊर्जा छलक कर उस क्षेत्र में फिर आ जाएगी। कहीं ना कहीं तातुस के जो बंधु जेठू थे, उन्होंने चिट्ठियों के माध्यम से कुछ ऐसा ही किया। वो तातुस की तरह प्रत्यक्ष तो नहीं थे, बट अपनी चिट्ठियों के माध्यम से उन्होंने तातुस और बेबी को इतना जबरदस्त मोटिवेट किया कि वह अपने मूल कहते ना कि पिछली सारी जिंदगी को भूलकर वह लिखने में डूब गई। उसने अपने बारे में पूरी अवधारणा ही बदल ली, पूरी सोच ही बदल ली कि वह क्या थी और आज क्या हो गई है और क्या होने जा रही है। जब उन्होंने कहा कि तुम दूसरी आशा पूर्णा देवी बन सकती हो, इसका कितना सकारात्मक असर पड़ा होगा बेबी पर। फिर वो आगे कहते हैं कि अब अपने जीवन का जो तीसरा खंड है उसको
उसके बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि अगर जितना जल्दी से जल्दी लिखोगे उतना ही समाज के सामने तुम्हारी उस संघर्ष की जो प्रेरणा है वह पूरे समाज के समक्ष उद्घाटित होगी और समाज को लाभ होगा। जेठू इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते थे। अकेले जेठू ही ऐसा करते हों यह बात नहीं थी, और भी कई लोग थे। दिल्ली में जेठू और तातुस के एक बंधु रमेश बाबू थे। मैं जो जो लिखती वह सब तातुस उन्हें फोन पर सुनाते। एक दिन फोन पर बात करने के बाद वह मुझसे बोले, देखो तुमने यह जो लिखा है वह मेरे बंधु को बहुत अच्छा लगा, एनी फ्रैंक की डायरी की तरह। मैंने पूछा, यह एनी फ्रैंक कौन है? तातुस ने तब मुझे उसके बारे में बताया और एक पत्रिका निकालकर उसमें से उसकी डायरी के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। सुनकर उस लड़की से मुझे बहुत माया हुई। एनी फ्रैंक के बारे में बच्चों आप लोग जानते ही हो। क्लास 10th में एनी फ्रैंक की डायरी के आपका पूरा एक नॉवेल ही है क्लास 10th में जो आप पढ़ चुके हैं। एनी फ्रैंक की एक छोटी सी बच्ची 14-15 साल की, उसने जो लिखा वह इतिहास बन गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, मानव अनुभूतियों के क्षेत्र में, पूरी दुनिया में इस 15-16 साल की 14-15 साल की बच्ची के संस्मरणों ने, डायरी ने तहलका मचा दिया था। लेखन के लिए क्या जरूरी है? योग्यता नहीं, एक अंदर की एक टीश होनी चाहिए। अंदर एक, कहते हैं ना कि अब 15-16 साल की बच्ची को कितना अनुभव होगा, लेकिन उसके लेखन के सामने बड़े बड़े साहित्यकारों का लेखन फीका पड़ जाता है। उसमें हमारे भावनाओं, अनुभूतियों की एक झलक मिलनी चाहिए, जैसे वो सामान्य रूप से पढ़ नहीं रहे हों, बल्कि वो सारी चीजें घट रही हों, उतना ही सजीव होना चाहिए। एनी फ्रैंक, आशापूर्णा देवी, इन सब के माध्यम से तातुस के मित्रों ने हर तरह से उसे प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहन दिया, प्रेरणा दी, मोटिवेट किया और हर तरीके से उसे लिखने को प्रेरित किया। एनी फ्रैंक के बारे में जब सुना, उसके जीवन के दर्द के बारे में, संघर्ष के बारे में, वो जब अंडरग्राउंड रहकर उसने 2-2.5 साल बिताए थे छिपकर अपने परिवार के साथ, वो जिंदगी, तो बेबी हालदार को उससे बहुत ही सहानुभूति हुई कि एक छोटी सी बच्ची कितनी दर्द, कितनी पीड़ा से गुजरकर उसने अपनी डायरी को लिखा। और उसके समक्ष लगता था कि मुझे तो बहुत सुख है, मुझे तो बहुत सुविधा है, मैं तो हर तरीके से सुविधा संपन्न और सुखी हूँ, मुझे तो फिर और भी अच्छे तरीके से लिखना चाहिए। इस तरह के भाव उसके दिमाग में आए। तो यहाँ तक व्याख्या अब यहीं पर करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे।